हेलो एवरीवन, मैं शिवी गर्ग स्वागत करती हूँ आप सबका एक नई वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी के साथ। इस वीडियो में हम एक ऐसी जॉब वैकेंसी के नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे जो NICL यानी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से जारी हुआ है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी जॉब वैकेंसी मिस ना करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, ये जॉब आई है NICL यानी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। ये एक ऑल इंडिया की जॉब है जिसमें मेल्स एंड फीमेल्स दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। चलो अब बात डिस्कस करते हैं इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन, जो कि ये है। फ्रेंड्स, मैंने नोटिफिकेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले से ही मार्क किए हुए हैं, तो चलिए इन सबको अब स्टडी करते हैं। जैसे मैंने बताया, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी निकली है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है। इस पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के लिए 274 वैकेंसीज निकाली गई हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स में भी 2 कैटेगरीज हैं, एक है जनरलिस्ट और दूसरी है स्पेशलिस्ट। अभी हम इनको आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2 जनवरी 2024 से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट 22 जनवरी 2024 रखी गई है। इसी बीच आपको अपनी पेमेंट भी करनी होगी फीस की, 2 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक। और एग्जामिनेशन डेट अभी नहीं बताई गई है, ये आपको बाद में विद टाइम बता दी जाएगी। आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा जो भी एग्ज़ाम डेट इनकी निकलेगी। और आपको कंटिन्यूसली इनकी वेबसाइट को भी जो है वो चेक करते रहना है। फिर बात करते हैं फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के एग्ज़ाम की, उसकी भी डेट आपको विद टाइम बता दी जाएगी। इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो ओनली एंड ओनली ऑनलाइन मोड से किया जाएगा, किसी भी और मोड से एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बात करें वैकेंसीज के बारे में, तो वैकेंसीज टेंटेटिव हैं, बढ़ाई या घटाई जा सकती हैं अकॉर्डिंग टू दी कंपनीज रिक्वायरमेंट। इसमें एक है स्पेशलिस्ट की पोस्ट और एक है जनरलिस्ट की पोस्ट। स्पेशलिस्ट है किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में जो स्पेशलाइजेशन जिन्होंने की होती है, और जनरलिस्ट मतलब कोई भी आपने ग्रेजुएशन की हुई होनी चाहिए। बात करें स्पेशलिस्ट की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर आपके डॉक्टर्स जो कि MBBS जिन्होंने करी हुई हो उनके लिए 28 पोस्ट हैं। लीगल की बात करें तो 20 पोस्ट हैं। फाइनेंस की बात करें तो 30 पोस्ट हैं। एक्चुअरीज़ की बात करें तो 2 पोस्ट हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो 20 पोस्ट हैं। और ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की बात करें तो 20 वैकेंसीज़ हैं। हिंदी राजभाषा ऑफिसर्स की बात करें तो 22 वैकेंसीज इसमें निकाली गई हैं, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 57, OBC के लिए 33, SCs के लिए 26, STs के लिए 12 और EWS वालों के लिए 14 वैकेंसीज इनमें टोटल निकाली गई हैं। ये है स्पेशलिस्ट। अब बात करते हैं अगर जनरलिस्ट के बारे में, जो कोई भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। डिटेल्ड डिस्कशन अभी हम आगे करेंगे कि किसके लिए कौन सी डिग्री, कौन सा डिप्लोमा वगैरह कुछ चाहिए। तो जनरलिस्ट की बात करें तो 130 टोटल पोस्ट हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी वालों के लिए 68, OBC वालों के लिए 24, SCs वालों के लिए 18, STs वालों के लिए 7 और EWS वालों के लिए 13 पोस्ट इन्होंने निकाली है। कैंडिडेट्स सिर्फ और सिर्फ एक ही डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को अप्लाई करते हैं तो आपकी जो फीस है, एप्लीकेशन फ़ीस, वो हर एप्लीकेशन के लिए लगेगी, बट आपका एप्लीकेशन वही एक्सेप्ट किया जाएगा जो आपने सबसे लास्ट में फिल किया होगा। कंप्लीट एप्लीकेशन, सपोज आपने 5 एप्लीकेशंस फिल कर दिए लेकिन कंप्लीट आपने 3 ही कर रहे हैं, तो उन 3 में भी जो लास्ट एप्लीकेशन आपने फिल किया होगा वही आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं सर्विस कंडीशंस पे। तो जब आपका इस जॉब में रिक्रूटमेंट हो जाएगा, जब आपको ये जॉब मिल जाएगी, तो इनिशियली जहाँ पर आपकी पोस्टिंग की जाएगी, ऑल इंडिया में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है, और जहाँ पर इनिशियली आपकी पोस्टिंग की जाएगी वहाँ पर आपको 5 ईयर्स के लिए पोस्टेड रहना पड़ेगा। आपको 5 ईयर्स वहाँ पर पोस्टेड रखा जाएगा। उस पर 5 ईयर्स से पहले आपको कहीं पर भी और पोस्ट नहीं किया जाएगा। और अगर किसी स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात करें, जैसे मैंने बताया था ना, स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट 2 पोस्ट हैं, तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो भी बनेंगे उनको मिनिमम 10 ईयर्स के लिए एक ही जगह पर पोस्ट किया जाएगा। और फिर आते हैं हम प्रोबेशन पे। प्रोबेशन, इसका 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड है, और प्रोबेशन पीरियड को 6 मंथ्स के लिए 2 बार स्ट्रेच किया जा सकता है।
प्रोबेशन ख़त्म होने के बाद आपका इसमें एक टेस्ट किया जाएगा जिसका नाम है लाइसेंशिएट एग्जामिनेशन, अगर आप, जो कि इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंडक्ट करेगा। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं तो ही आपको परमानेंट जो है एम्प्लॉय बनाया जाएगा, अदरवाइज आपका 2 बार 6 मंथ्स के लिए प्रोबेशन पीरियड को एक्सटेंड किया जाएगा। अगर आप उसको तब भी पास नहीं कर पाते हो, तब भी आप अगर फेल होते हैं तो आपका जो जो आपकी पोस्ट है इसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, जो भी आपको रिक्रूट किया जाएगा इसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं गारंटी बॉन्ड पे। आपका इसमें एक बॉन्ड भी भरवाया जाएगा, कंपनी आपसे बॉन्ड भरवाएगी। आपको मिनिमम 4 इयर्स का इसमें बॉन्ड भरवाया जाएगा आपसे, मतलब आपको कंपनी, आप रिक्रूटमेंट जैसे आपका होगा इसमें 4 इयर्स इंक्लूडिंग प्रोबेशन पीरियड है, मतलब 1 साल तो आपका प्रोबेशन है, अगर एक्सटेंड होगा तो मैक्सिमम 2 इयर्स होएगा, तो वो भी उसमें इंक्लूडेड है। तो 4 इयर्स तक आप कंपनी को नहीं छोड़ सकते। अगर आप छोड़ते हैं, अगर आप कंपनी को 4 इयर्स से पहले छोड़ते हैं तो आपको 1 ईयर की ग्रॉस सैलरी, नेट पे मैट्रिक्स नहीं कह रही हूँ, ग्रॉस सैलरी जो आपको इन हैंड सैलरी मिलती है 1 ईयर की, आपको वो देनी पड़ेगी कंपनी को, ठीक है। और आपको इसमें 2 स्टैम्प, जो स्टैम्प पेपर होते हैं, उस स्टैम्प बॉन्ड भी सबमिट करवाने पड़ेंगे किन्हीं 2 लोगों से जो आपके ब्लड रिलेशन में नहीं हैं, जो फाइनेंशियली साउंड हैं, ठीक है, उनसे भी आपको 2 बॉन्ड भरवाने पड़ेंगे 1 ईयर ग्रॉस सैलरी के। मतलब अगर आप ग्रॉस सैलरी कंपनी को नहीं देते हैं तो आपके बिहाफ पे वो जो 2 श्योरिटी, जो सिक्योरिटीज़ हैं आपकी तरफ से जो भरी हुई है, जो 2 लोग भरेंगे वो आपकी तरफ से उस सैलरी को पे करेंगे, ठीक है। अब आते हैं, अगर आप कंपनी में प्रोबेशन पीरियड जो होता है आपका, प्रोबेशन पीरियड पे रिज़ाइन करते हैं या फिर आपको कंपनी निकाल देती है, ठीक है, तो जितनी सैलरी आपको कंपनी ने दी है वो और प्लस 25,000 रुपीज़ और आपको कंपनी को पे करने होंगे, ये आपकी बॉन्ड की कंडीशंस हैं। नेक्स्ट हम आते हैं एमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट्स। आपका बेसिक पे इस सैलरी में 50,925 रखा गया है, मतलब आपको 50,925 रुपये आपका पे मैट्रिक्स है। उसके ऊपर अलाउंसेस वगैरह लगा के, अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में वो किए जाते हैं, आपकी पोस्टिंग किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में होती है, तो आपका जो टोटल सैलरी, इन हैंड सैलरी बैठेगी वो बैठेगी अराउंड 85,000 के आसपास पर मंथ। उसके अलावा आपको पेंशन्स, जो भी न्यू पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग है, ग्रेच्युटी, मेडिकल बेनिफिट्स, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस वगैरह सब आपको दिया जाएगा, ठीक है। फिर हम आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस पे। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जो हमारी स्पेशलिस्ट्स हैं उनके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग है, और जनरलिस्ट की नॉर्मल जो हमारी कोई भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपने की होनी चाहिए। बात करते हैं डॉक्टर्स के बारे में, तो डॉक्टर्स MBBS, MD या MS होने चाहिए। अगर उन्होंने कोई फॉरेन डिग्री भी ली है तो वो नेशनल मेडिकल कमीशन से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। नेक्स्ट जो इसमें एक मेन पॉइंट है वो ये है कि कैंडिडेट मस्ट बी होल्डिंग अ वैलिड रजिस्ट्रेशन, मतलब आपके पास एक वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फ्रॉम नेशनल मेडिकल कमीशन या फिर किसी भी स्टेट मेडिकल काउंसिल की तरफ से। लीगल वाली कैटेगरी में बात करें तो आप ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। अच्छा, एक चीज़ है, सारी जो भी डिग्रीज़ हैं, जो भी सारी पोस्ट्स हैं, वैकेंसीज़ हैं, इन सब में आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम आपकी जो डिग्री होनी चाहिए वो 60% मार्क्स से होनी चाहिए, और SC/ST से बिलोंग करते हैं तो 55% मार्क्स से आपकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो ग्रेजुएट हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएट इन लॉ होना चाहिए। फिनेंस की बात करें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट, या फिर आपने BCom या MCom किया होना चाहिए। एक्चुअलीज़ की बात करें तो बैचलर्स, मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, या तो बैचलर होना चाहिए या मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में, एक्चुअरियल साइंस में। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर आपने मास्टर्स की हो किस में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर आपने MCA किया हुआ होना चाहिए। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की बात करें तो अगेन BTech, मतलब बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, मास्टर्स डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। जर्नलिस्ट ऑफिसर की बात करें तो इसमें आप ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। एंड अगेन
जनरल वालों के लिए 60% मार्क्स और SC/STs वालों के लिए 55% मार्क्स। नेक्स्ट हमारी आती है हिंदी राजभाषा ऑफिसर्स। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसमें आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, कोई भी इनमें से कोई भी कैटेगरी हो, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए किसमें, आपने हिंदी में ले रखी हो, पर इंग्लिश आपका या तो कंपलसरी सब्जेक्ट रहा हो या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा हो या फिर आपने उसमें एग्जाम दिया हो। ठीक है, हिंदी से आपने मास्टर्स की हो, इंग्लिश कंपलसरी, इलेक्टिव या फिर मीडियम ऑफ एग्जाम आपका रहा हो, या फिर मास्टर्स डिग्री किया हो इंग्लिश में, हिंदी आपका कंपलसरी, इलेक्टिव या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहा हो। थर्ड पॉसिबिलिटी, मास्टर्स डिग्री किया हो किसी भी सब्जेक्ट में हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर, फिर हिंदी आपका विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश आपका कंपलसरी, इलेक्टिव या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहा हो, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश। मास्टर्स डिग्री, नेक्स्ट आता है मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में अदर देन हिंदी और इंग्लिश। अब इंग्लिश मीडियम विद इंग्लिश मीडियम, ठीक है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में आपने लिया हो इंग्लिश मीडियम से, बट हिंदी कंपलसरी होना चाहिए, इलेक्टिव होना चाहिए या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए। अनदर पॉसिबिलिटी कुड बी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में हिंदी या फिर इंग्लिश को छोड़ के, मतलब अन्य सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश, विद हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों आपके कंपलसरी, इलेक्टिव या फिर दोनों में से कोई एक मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो सकता है। ठीक है, मैंने बता दिया है, एक बार अच्छे से आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा जो है, नेक्स्ट आती है एज लिमिट क्या है। एज आपकी कैलकुलेट की जाएगी 1 दिसंबर 2023 तक। आपकी इस टाइम 1 दिसंबर 2023 तक आपकी एज 21 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, मतलब 21 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए और 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको एज रिलैक्सेशन भी इसमें दिया गया है। नेक्स्ट हम आते हैं, थोड़ा नीचे है, सिलेक्शन प्रोसीजर पे। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका 2 पार्ट्स में है। फर्स्ट वाला पार्ट जो है सबके लिए एप्लीकेबल है, पर हिंदी ऑफिसर्स के लिए नहीं है। ठीक है, 2 फेज में आपके एग्जाम्स इसमें कंडक्ट कराए जाएंगे। सबसे पहले हम ये जो जितने एग्जाम्स जितना प्रोसीजर अभी मैं बताऊंगी ये सिर्फ ऑल एप्लीकेंट्स के लिए है, ऑल एप्लीकेंट्स के लिए, पर हिंदी ऑफिसर्स के लिए नहीं है। हिंदी वालों के लिए अलग से मैं सारा एक्सप्लेन करूंगी। फेज 1 की बात करें तो इसमें आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ये सबके लिए होगा हिंदी ऑफिसर्स को छोड़ के। ठीक है, प्रिलिमिनरी एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 100 मार्क्स का पेपर होगा जो कि ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा। 60 मिनट्स की ड्यूरेशन रखी जाएगी और इसमें टोटल 3 सेक्शंस होंगे। पहला सेक्शन होगा इंग्लिश लैंग्वेज का जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 30 मार्क्स का, 20 मिनट्स इसमें ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा। इंग्लिश में होगा, इंग्लिश वाला पेपर इंग्लिश में होगा, बाकी सारे सेक्शंस आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, इसमें आपकी सेक्शनल टाइमिंग है और सेक्शनल कट ऑफ है। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ जो भी कंपनी डिसाइड करेगी वो रखी जाएगी। सेकेंड सेक्शन आता है रीजनिंग एबिलिटी का, अगेन ऑब्जेक्टिव टाइप, 35 मार्क्स का और 20 मिनट्स टाइमिंग दी जाएगी। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस होंगे। थर्ड सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अगेन ऑब्जेक्टिव टाइप, 35 मार्क्स, 20 मिनट्स का होगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में क्वेश्चंस होंगे, टोटल हो गया 100 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच टेस्ट और सेक्शन बाय सिक्योरिंग पासिंग मार्क्स डिसाइडेड बाय द कंपनी। कंपनी डिसाइड करेगी मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या होंगे और हर सेक्शन क्वालिफाई करना होगा। जो भी जितनी भी वैकेंसीज निकली हैं उसके 15 टाइम्स जो है वो कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेन एग्जामिनेशन के लिए। अब आते हैं हम फेज 2 पे, मेन एग्जामिनेशन के लिए। ये भी सारे डिसिप्लिन के लिए है पर हिंदी ऑफिसर्स के लिए नहीं है, उनके लिए अलग से नीचे अभी बाद में आएगा। मेन एग्जाम भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा आपका। ठीक है, इसमें आपके 2 तरह के क्वेश्चंस होंगे, एक होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, एक होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो पेपर है वो 250 मार्क्स का होगा और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होगा वो 30 मार्क्स का होगा। ठीक, दोनों ऑब्जेक्टिव हो चाहे डिस्क्रिप्टिव हो वो दोनों ही ऑनलाइन कंडक्ट कराए जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव पेपर को आपको कंप्यूटर पे टाइप करना होगा।
ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, उसमें ऐसे प्रेसेस ये सब आएगा और वो आपको कंप्यूटर पे टाइप करना होगा। तो मेक श्योर आपको कंप्यूटर टाइपिंग आती हो और आपकी स्पीड भी अच्छी हो। ओके। इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडमिनिस्टर्ड। ऑब्जेक्टिव करने के बाद आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर देना होगा। ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव टेस्ट पे आते हैं तो 3 आवर्स का पेपर होगा ये, जिसमें आपके 5 सेक्शंस होंगे जनरलिस्ट कैटेगरी वालों के लिए और 6 सेक्शंस होंगे स्पेशलिस्ट वालों के लिए। उनके जो स्पेशलाइजेशन है उनके अकॉर्डिंग भी कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। तो 250 मार्क्स का टोटल पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। पहले सेक्शन में होगा टेस्ट ऑफ रीजनिंग, 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे, 40 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। सेकेंड सेक्शन होगा इंग्लिश लैंग्वेज, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश में 40 मिनट्स का सेक्शनल टाइमिंग। टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज दोनों होंगे और 30 मिनट्स का इसमें टाइम दिया जाएगा। फोर्थ सेक्शन विल बी कंप्यूटर नॉलेज, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस होंगे और 30 मिनट्स की सेक्शनल टाइमिंग दी जाएगी। टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चंस होंगे और 40 मिनट्स की इसमें भी सेक्शनल टाइमिंग दी जाएगी, मेकिंग अ टोटल ऑफ 250 मार्क्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेशलिस्ट की। सब कुछ ऊपर जो सबके लिए सेम होगा, बस इसमें फ़र्क क्या आएगा कि एक 6th सेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा जो कि होगा स्पेशलिस्ट स्ट्रीम का, जिसमें आपकी जो प्रोफेशनल नॉलेज है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में, 35 मिनट्स इसके लिए आपको टाइमिंग दी जाएगी। ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ मार्क्स जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ मार्क्स थोड़े कम कर दिए गए हैं, बट टोटल मार्क्स वही रखे गए हैं। लाइक सबके लिए 50 क्वेश्चंस थे तो आपके लिए 40 क्वेश्चंस हैं, तो अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। थोड़ा क्वेश्चंस कम हो गए, मार्क्स कम हो गए, तो यहाँ पर 10 सबसे हटा के उन्होंने 50 मार्क्स का एक अलग से सेक्शन बना दिया है। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। फिर आते हैं हम डिस्क्रिप्टिव टाइप पे। डिस्क्रिप्टिव टाइप के लिए आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे, 30 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें आपके इंग्लिश लैंग्वेज को टेस्ट किया जाएगा। ओके। इसमें 10 मार्क्स का ऐसे होगा, 10 मार्क्स का प्रोसेस होगा और 10 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन होगा। अगेन कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड, ये कंडक्ट किया जाएगा ऑनलाइन मोड के थ्रू। ठीक है। हर सेक्शन को क्लियर करना होगा, एक उसका भी कट ऑफ होगा। हर सेक्शन क्लियर करने के बाद डिस्क्रिप्टिव टाइप के लिए आपको जो है वो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है। फिर आते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपके इंटरव्यू के शॉर्टलिस्ट करने के लिए उसके मार्क्स काउंट नहीं किए जाएंगे। ठीक है। सिर्फ क्वालिफाई करना होगा। आपके जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें इंटरव्यू के मार्क्स और जो आपका ये मेंस का पेपर हुआ है ना, ये वाला, ये इसके मार्क्स को ऐड करके ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है। फिर आते हैं पेनल्टी, मतलब अगर आप रॉन्ग आंसर देते हो तो 1/4 मार्क आपका डिडक्ट किया जाएगा और अगर आप कोई भी आंसर किसी भी क्वेश्चन को छोड़ते हो तो कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। Candidates will be shortlisted for interview on the basis of overall marks scored in main examination. मेन एग्जाम जो भी आप मेन एग्जाम दोगे उसके बेसिस पर आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब हम आते हैं हिंदी ऑफिसर्स के लिए। फेज़ 1 जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है वो सिर्फ और सिर्फ वो हिंदी वालों के लिए नहीं किया जाएगा। वो सारे कैंडिडेट्स के लिए होगा, सिर्फ हिंदी ऑफिसर्स के लिए नहीं होगा। मेन वाला जो होगा वो हिंदी ऑफिसर्स और बाकी सबके लिए कंडक्ट कराया जाएगा, बट क्वेश्चंस का डिफरेंस होगा। स्पेशलिस्ट्स और जनरल वालों के लिए मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम बात करते हैं हिंदी वालों के लिए। तो हिंदी वालों को इस एग्ज़ाम में 3 आवर्स 30 मिनट्स दिए जाएंगे। ठीक है। ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। फर्स्ट फेज विल बी टेस्ट ऑफ रीजनिंग, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे, 35 मिनट्स की सेक्शनल टाइमिंग दी जाएगी। सेकेंड विल बी टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, इंग्लिश हिंदी और 25 मिनट्स की सेक्शनल टाइमिंग। थर्ड विल बी टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भी आपको आनी चाहिए, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और 35 मिनट्स इसमें सेक्शनल टाइमिंग दी जाएगी। टेस्ट ऑफ ट्रांसलेशन, अब इसमें आपको इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना होगा, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, 25 मिनट्स की सेक्शनल टाइमिंग। अब फिफ्थ सेक्शंस होगा इसमें। फिफ्थ सेक्शन विल बी टेस्ट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश ग्रामर, आपकी इंग्लिश और हिंदी कितनी अच्छी है, इसके ग्रामर वोकैबुलरी आपका क्या है। तो 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स का होगा, अगेन इंग्लिश एंड हिंदी, 30 मिनट्स का सेक्शनल टाइमिंग।
सिक्स सेक्शन विल बी हिंदी लैंग्वेज के ऊपर आपको होगा। अगेन ये डिस्क्रिप्टिव होगा। इसमें एसे, प्रेसेस, कॉम्प्रिहेंशन, लेटर राइटिंग आएगा। 4 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के हिंदी लैंग्वेज में। 60 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। ये भी अगेन मैं मेंशन करूँगी ऑनलाइन ही होगा। आपको ऑनलाइन टाइपिंग आनी चाहिए हिंदी में। प्रेसेस जो हमारा ये होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर, इसके 20 मार्क्स होंगे एसे के, 10 मार्क्स होंगे प्रेसेस के, 10 मार्क्स होंगे कॉम्प्रिहेंशन के, एंड 10 मार्क्स विल बी लेटर राइटिंग। फॉर हिंदी टाइपिंग द कैंडिडेट शुड हैव नॉलेज ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड लेआउट। आपको इनस्क्रिप्ट और रेमिंगटन की नॉलेज होनी चाहिए इस डिस्क्रिप्टिव पेपर को आंसर करने के लिए। ठीक है, 60 मिनट्स दिए जाएंगे। ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम टोटल स्कोर। आपको सारे सेक्शंस भी क्लियर करने हैं और एक मिनिमम टोटल स्कोर भी लाना है रिटन एग्जामिनेशन में इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करने के लिए। अगेन 1/4 मार्क्स का आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग है फॉर रॉन्ग आंसर, और किसी भी क्वेश्चन को अगर खाली छोड़ता है तो नो पेनल्टी। नेक्स्ट हम आते हैं इंटरव्यू पे। तो जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट कैंडिडेट्स हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन ऑनलाइन फेज 2 candidates who have been shortlisted based on online written test will subsequently be called for। आपको इसमें मेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक, फाइनल सिलेक्शन आपका मैंने बताया था मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के बेसिस पर किया जाएगा। 80% वेटेज लिया जाएगा आपका मेंस का और 20% इंटरव्यू का। ठीक है, 80:20 का रेशो रखा गया है। 80 जो है वो ऑनलाइन टेस्ट का है और 20 जो है वो इंटरव्यू का है। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जनरल वालों के लिए फ़ीस रखी गई है 1000 रुपीज़, जिसमें आपका फ़ीस प्लस इंटीमेशन चार्जेस दोनों हैं। और SC ST PWD वालों के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं है, ओनली इंटीमेशन चार्जेस आपसे लिए जाएंगे, दैट इज़ 250 रुपीज़। एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करें तो ऑल इंडिया में आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएंगे, हर स्टेट में आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएंगे। ठीक है, फेज़ 1 के लिए तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, काफ़ी सारे एग्जाम सेंटर्स रखे जाएंगे, बट फेज़ 2 के लिए कुछ लिमिटेड सेंटर्स होंगे, फेज़ 2 और हिंदी राजभाषा के लिए। ठीक है, तो आप इसमें से अपना सेंटर चेक कर लीजिएगा। अच्छा, एक प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी रखी गई है, मतलब SC ST और OBC PWD वालों के लिए। अगर आप इसको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग को अगर आप इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप अपने जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें रिस्पेक्टिव सेक्शन को फिल कर दीजिएगा। ठीक है, और जैसा भी होगा डिटेल्स आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर पर बता दी जाएंगी। आई थिंक दैट्स इट इन दिस नोटिफिकेशन। ओके, तो यही था हमारा आज का नोटिफिकेशन की कंप्लीट जानकारी। हमने कंप्लीट नोटिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस किया है। सो अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल, थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करें। कोई भी हेल्प, कोई भी कुछ चाहिए हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। एंड मिलते हैं नई वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।